हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर उनके लिए जिनका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, जिसे आप हिंदी में समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सोशोलॉजी का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है जिसमें इम्पोर्टेंट जो है 2 नंबर वाले 20 क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। आज के इस क्लास में जो है आप सोशोलॉजी के तीसरे क्लास में आए हैं और इसमें जो है 21 से लेके 30 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए आप अपनी भाषा में याद करेंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है इसका मतलब आप इस चैनल पे नए हैं और आप नए हैं, क्लास को पूरा देखिए, आपके दिल और दिमाग में जो है घुसाने की गारंटी है हमारी। आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, बताइए हिंदू धर्म की 2 विशेषताओं को जो है लिखिए आप। बताइए हिंदू धर्म की जो है कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं। हिंदू धर्म की पहली जो है विशेषताएं हैं कि यह बहुदेववाद को मानता है। बहुदेववाद का कहने का मतलब होता है मेरे लाडलों कि बहुदेववाद का मतलब होता है कि हिंदू धर्म जो है बहुत सारी देवी देवताओं को जो है मानता है। पहली इसकी विशेषता। हिंदू धर्म की दूसरी विशेषता है कि इनमें जो जातियां होती है, जो वर्ण होते हैं, इसके भी जो है क्या होती हैं, तो उपजातियां होती है। बात समझ गए कि नहीं समझें? समझिए कैसे। जैसे मान के चलिए जो है कोई जो है ब्राह्मण जाति का है, कोई जो है यादव जाति का है, कोई जो है कोई भी जाति का है, तो उसमें भी 7 गो जातियां होती है, तो उसे उपजातियां कहते हैं। ठीक है। तो हिंदू धर्म की पहली विशेषता कि ये बहुदेववाद यानी कि बहुत सारी देवताओं को मानने वाली धर्म होती है, और दूसरी कि इनके जातियों के अंदर भी उपजातियां होती है। समझ गए? याद हो गया? अरे गर्दा। नेक्स्ट है मोक्ष पर एक निबंध लिखें। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मोक्ष किसे कहते हैं, तो समझिएगा थोड़ा। कभी कभी आप साधु संत को देखे होंगे, कहा जाता है कि उस साधु को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष की प्राप्ति कहने का तात्पर्य होता है कि वो साधु जो है या तो जो है ध्यान करके भगवान से जो है मिल लिया है या अपने जो है आत्मा की सिद्धि कर लिया है। अगर हम एक लाइन में आपको समझाएं कि मोक्ष जो है क्या है, तो मोक्ष जो है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने आत्म को जो है अपने आत्मा से जो है मिल सकता है और अपने आत्म सिद्धि को जो है किसी दूसरे के सामने जो है प्रकट कर सकता है। ठीक है। मोक्ष कहने का मतलब दुनियादारी से नाता तोड़ दीजिए, भगवान की सेवा में जो है अपना जीवन गुजार देना ही मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए, वेरी गुड। अब जो है तीसरा आज का प्रश्न है कि जाति के 2 प्रकारों का वर्णन करना है, यानी बताना है कि जाति के 2 जो है क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए जाति का पहला जो प्रकार है वो है मेरे लाडलों अंतःविवाह। अंतःविवाह जो है क्या होता है इसको समझिए। ये अंतःविवाह यानी जाति की पहली जो है विशेषता होती है कि कोई भी जाति अपने जाति के अंदर ही जो है विवाह करना पसंद करता है। जाति की पहली विशेषता है। अब जो है आधुनिक युग में ऐसा नहीं होता है, अलग जो है होने लगा है, लेकिन किताब में लिखा है वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। जाति की पहली प्रकार की जो है विशेषता यही है कि जातियां में जो है अंतःविवाह होता है, यानी कि जो है जैसे मान के चले कि जो है हम जो है कोई विशेष जाति के हैं तो अपने जाति से ही जो है विवाह करेंगे, ये जो है समाज शास्त्र में लिखा गया है। दूसरी जो है क्या है इसकी विशेषता, तो दूसरी है कार्य के जाति के अनुसार कार्य को बांटना। अगर कोई साहू जी है तो उसका काम है हलवाई यानी कि मिठाई बनाना, खाना बनाना। अगर कोई यादव लोग हैं तो गाय जो है पालना, गाय भैंस ये सब पालना। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, किताब में लिखा गया है कि जाति के अनुसार जो है कार्यों को बांटना। जैसे ब्राह्मण लोग हैं तो पंडित लोग पूजा करवाते हैं, राजपूत लोग क्षत्रिय लोग कहलाते हैं। तो ये सभी जो है ना आपको चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। तो जाति के 2 प्रकार कौन से हैं, तो जाति के 2 प्रकार में पहला याद रखेंगे अंतःविवाह, यानी कि जाति के अंदर ही विवाह होना।
दूसरा है कि जाति के आधार पे कामों का बंटवारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे लाडलो, सामाजिक परिवर्तन के 4 कारकों को नामित करें। यानी कि अगर समाज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो कौन कौन से कारण से जो है समाज में परिवर्तन दिखाई देगा, आपको जो है बताना है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन का 4 गो कारण है। पहला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद कहने का मतलब, जिस समाज में आप रह रहे हैं, अगर किसी दूसरे देश से आकर के आपके समाज में एगो नया बिजनेस खड़ा कर दे तो समाज में परिवर्तन होगा कि नहीं, तो वो कहलाएगा उपनिवेशवाद। ठीक है, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी लोग जो है तरक्की करने लगेंगे। दूसरा परिवर्तन है मेरे लाडलों, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण कहने का मतलब, अगर आप अपने समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो वहां पे उद्योग धंधा लगा दीजिए, बिजनेस लगा दीजिए, भाई तरक्की लोगों का होने लगेगा, सामाजिक परिवर्तन है। तीसरा कारण है पश्चिमीकरण, यानी कि पश्चिमी देशों से जो भी जो है विचार आते हैं उनको हमें सीखना चाहिए, जिससे समाज में परिवर्तन होगा। उसके बाद है संस्कृति, यानी अगर आप जो है पिछले जमाने के कुछ संस्कृति को अपनाए हुए हैं और आधुनिक संस्कृति को जो है उसके साथ बदल देते हैं तो समाज में परिवर्तन होना जो है तय है। तो सामाजिक परिवर्तन के 4 गो कारक पूछेगा। पहला बताएंगे उपनिवेशवाद, दूसरा बताएंगे औद्योगिकरण, तीसरा बताएंगे पश्चिमीकरण और चौथा बताएंगे क्या, तो चौथा बताएंगे संस्कृतिकरण। याद रहेगा, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। मध्यम वर्ग कहने का मतलब मिडिल फैमिली के लोग। ठीक है, इनकी जो है पहली विशेषता होती है कि ये अपने दम पे जो है किसी कार्य को करते हैं। अपने दम पे पढ़ लिख कर किसी क्या करेंगे, तो नौकरी लेंगे या किसी के यहाँ जॉब करेंगे, या अपने हाथ में जो है हुनर कुछ सीखेंगे और उसके बाद कमाने धमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरी जो है इनकी विशेषता होती है मेरे लाडलों कि ये सभी लोग जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो परंपरा के अनुसार चलते हैं। जो उनके बड़ बुजुर्ग परंपरा बनाए हैं उसी के अनुसार जो है मध्यम वर्ग के लोग जो हैं चलना पसंद करते हैं। जैसे हम सभी लोग जो है मध्यम वर्ग के हैं, कुछ लोग हम लोगों में से गरीब भी होगा, जैसे हम गरीब ही हैं। तो गरीब लोग जो हैं उनमें उतना खासियत नहीं होती है, 2 वक्त का खाना मिल जाए वही काफ़ी है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों की जो है हमने विशेषता बताई कि अपने दम पे किसी काम को करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं या किसी के यहाँ जॉब करते हैं। दूसरी खासियत कि ये जो है परंपराओं में बंधे हुए रहते हैं, परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करवाते हैं, बुजुर्गों का जो है रहन सहन रखते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे सर कि ठीक है सोशोलॉजी सर इतना आप पढ़ा रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, क्लास में भी याद हो जा रहा है, लेकिन इसका PDF नोट्स अगर आप देते हैं तो और मज़ा आ जाता। कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर से SGS क्लासेस जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब इस SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको आर्ट्स का एक कोर्स मिलेगा, उसको आप खरीद लीजिए। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सभी चीज़ों का जो है PDF नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और आप जो है अपने एग्जाम में फोड़ के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा आज का, लौकीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, लौकीकरण जो है एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके तहत जो है हम लोग क्या करते हैं तो धर्म और राजनीति को जो है अलग करते हैं। धर्म और राजनीति को अलग करने की प्रक्रिया ही कहलाती है लौकीकरण, जो आजकल के जो है आधुनिक राजनीति में जो है उपयोग किया जाता है। धर्म को अलग रख के राजनीति कीजिए और राजनीति को अलग रख के अपने धर्म को मानिए, तब जो है वो क्या कहलाएगा, लौकीकरण कहलाएगा। समझिए थोड़ा सा, जैसे आज आप देख रहे होंगे कि कोई भी पार्टी में जो है किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग जो है रह रहे हैं, तो समझिए कि वहां पे लौकीकरण जो है नहीं है। पहले क्या होता था कि नहीं, ये जो है हिंदू धर्म का पार्टी है तो सिर्फ इसमें हिंदू धर्म के ही लोग रहेंगे, और कोई जो है किसी अल्पसंख्यक का पार्टी है तो उसमें अल्पसंख्यक लोग ही रहेंगे। लेकिन वो जो है लौकीकरण होता था, लेकिन अब नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्राम एवं नगर के बीच अंतर स्पष्ट करें। ग्राम मीन्स गांव होता है, नगर मीन्स जो है शहर होता है। अगर आपसे कोई अंतर कहे तो आप बिना पूछले लिख सकते हैं। गांव में पहली खासियत क्या है, तो गांव में जनसंख्या जो है क्या होता है,
कम होता है लेकिन शहर में जो है अधिक होता है। गांव का क्षेत्रफल बड़ा होता है तो शहर जो है क्षेत्रफल छोटा होता है। गांव में जो है प्रदूषण कम होता है तो शहर में प्रदूषण अधिक होता है। इतना तो आप बिना पढ़लहू जो है लिख के आ जाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है, मुस्लिम अल्पसंख्यक की दो समस्याओं का उल्लेख करें। हमारे देश में जो है कुछ मुस्लिम भाई बंधु भी हैं, तो इन लोगों की समस्याएं जो है क्या है। तो इन लोगों की समस्याएं पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हम लोग जो है भाईचारा के साथ ही रहते हैं हम लोग, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें सभी धर्म और सभी जाति के लोग जो है एक साथ मिलकर रहते हैं। तो वैसे जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक की दो समस्या यानी कि समस्या बताना है मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए। तो पहली समस्या है धर्म को लेकर कि इनके धर्म की जो है जनसंख्या भारत में कम है, जिसके कारण जो है इनको जो है किसी जो है नजरिया जो है थोड़ा सा कम हो गया है लोगों को। कहने का तात्पर्य यही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के लोगों का जो है पहली समस्या है कि इनके धर्म के लोगों की जनसंख्या कम होने के कारण सरकार या लोग जो हैं इन पे जो है हीन भावना से देखती है। दूसरी इनकी समस्या है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को जो है राजनीतिक पार्टियां जो है उच्च पदों पे जो है मौका नहीं देती है। ठीक है, ये जो है इनकी समस्याएं हैं, ये हम नहीं, ये किताब में लिखा गया है, आप गौर से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। यानी भारत में जो है नगरीकरण जो प्रक्रिया चल रही है उन बातों को जो है स्पष्ट करना है, बताइए। तो भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को जो है जैसे ही आपको जो है स्पष्ट करने की बातें की जाए तो आपको याद रखना है कि 7 जनवरी 2004 से जब भारत में अगर कोई भी व्यक्ति जो है पैदा हुआ तो उसको जो है भारत का नागरिक जो है माना जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे जो है नागरीकरण लिखना था तो हम नगरीकरण लिखे। नागरीकरण कहने का मतलब होता है कि भारत के नागरिक जो है कौन से लोग माने जाएंगे। तब पहले जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था कि नहीं हमारा जन्म जो है भारत में ही हुआ है, ऐसे वैसे जो है तभी आप भारत के नागरिक माने जा सकते थे। लेकिन 7 जनवरी 2004 के बाद अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता पिता भारत के ही हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। सरकार आपको जो है भारत के नागरिक जो है मान लेती है। ठीक है, तो भारत में नागरिकरण की जो है ये प्रक्रिया है। और पहले क्या होता था तो कि पहले अगर आपके माता पिता जो हैं उनको सर्टिफिकेट देना होता था कि नहीं हम भारत के निवासी हैं, या अगर आपके पिताजी जो हैं यहाँ से हैं या माताजी किसी दूसरे देश से, या माताजी इस यहाँ से हो और पिताजी किसी दूसरे देश से, तो उसमें बहुत सारी शर्तें होती थी पहले, लेकिन अब ऐसा जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख करें। देखिए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है मेरे लाडलों कि अगर जो है कोई देश मान के चलिए भारत देश है, तब पश्चिमी के देशों से जो है अगर कोई संस्कृति हम लोग सीखते हैं, कोई विचार वहां से लाकर यहाँ पे जो है हम लोग प्रचलित करते हैं, तो वो कहलाता है पश्चिमीकरण प्रक्रिया। ठीक है, जैसे मान के चलिए पश्चिमी देशों में जो है अंग्रेजी बोला जाता था, उन चीजों को हम लोगों ने भारत में लाया तो वो पश्चिमीकरण कहलाया, है कि नहीं। तो पश्चिमीकरण समझ गए, पश्चिमी देशों से जो है जब कोई संस्कृति या विचार अपने देशों में लाया जाता है तो उसे जो है पश्चिमीकरण कहा जाता है। बात समझ गए, अरे गुड। अब जो है बताइए इन 10 क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ। अगर गलती से कोई क्वेश्चन आपको अगर याद नहीं होता है तो आप जो है क्या कीजिए, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिए कि आपको इसमें नोट्स दिया गया होगा, उनको एक बार पढ़िए और उसके बाद जो है आपको याद हो जाएंगे, बात जो है खत्म हो गई। बात समझे, वेरी गुड। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।